मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बंदीपुर। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक प्रतिनिधि भारतीय राजनीति विचारक जो बीए पार्ट फर्स्ट है उसका जो पेपर सेकंड है उसमें जो बड़े चिंतक के रूप में जो जाना जाता है वो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, जिनका समय 1825 से 1917 तक था। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधारों में अग्रणी था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में नौरोजी का नाम सदैव स्मरण किया जाएगा और उनके विचारों ने भारत की राजनीति की नहीं आर्थिकता को भी प्रभावित किया। उन्हें भारतीय अर्थतंत्र और तथा वित्त का अद्वितीय ज्ञान था। उस समय के भारत के संदर्भ में दादा भाई ने आर्थिक दर्शन पर अपनी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रमाणिक पुस्तक लिखकर के निर्भीक सैद्धांतिक सूझबूझ का परिचय दिया। ये 3 बार कांग्रेस के सभापति चुने गए। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षीय आसन से घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयत्नों का उद्देश्य स्वराज्य है। उसका निर्मम का सिद्धांत ड्रेन थ्योरी भारतीय सामाजिक आर्थिक चिंतन में भी उतना ही विस्फोटक बन गया था जितने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत मार्क्सवाद क्षेत्र में बन गए। दादा भाई नौरोजी को देश प्रेमियों ने प्रेम से भारत का पिता में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी, जो किसी भी देशवासी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो सकता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म बम्बई के धार्मिक पारसी परिवार में 4 सितंबर 1825 को हुआ। उनके पिता तभी स्वर्गवासी हो गए जब वो 10 वर्ष के थे। उसकी माता ने उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई और बम्बई के एलिफिस्टन कॉलेज के छात्रों में से वो सदैव शीर्ष स्थान पर रहे। उनकी योग्यता से उनके अध्यापक प्रभावित रहे और मुंबई के प्रधान न्यायाधीश सर फर्स्किन मेरी ये चाहते थे कि इंग्लैंड जाकर के एक वकालत पढ़े। पंत परिवार धार्मिक कट्टरपंथी था, अतः वो ऐसा नहीं कर सके। उनका विदेश जाना पारिवारिक जनों ने ठीक न समझा। सन 1850 में दादा भाई एल्फिस्टन कॉलेज में ही अंकगणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हो गए। इस स्थान को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। सन 1853 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के सहयोग से बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की और सन 1856 में कॉलेज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और एक पारसी कंपनी में केमा एंड सन्स के व्यापारिक कार्य की देखभाल के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1867 में उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और सन 1869 में उनकी एक शाखा बम्बई में स्थापित की और 1874 में बड़ौदा रियासत के दीवान बनाए गए। सन 1875 में वो बम्बई कॉरपोरेशन के सदस्य बन गए और 1885 में वो बम्बई प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद के अतिरिक्त सदस्य बने। दादा भाई ने ब्रिटेन को अपने राजनीतिक जीवन का कार्यक्षेत्र बनाया ताकि वो वहाँ रहकर भारतीयों के हित के लिए लड़ सकें। 1892 में केंद्रीय असेंबली ने चुनाव लड़कर वो ब्रिटिश जो लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने ताकि उस महान सभा में भारत के हितों का समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें। किसी भारतीय के लिए ब्रिटिश संसद का सदस्य निर्वाचित होना उस समय की महान घटना थी और अपने इंग्लैंड के एक लंबे निवास में उनकी मित्रता ग्लैडस्टोन, वाइल्ड लाइफ ब्राइट आदि से हुई। चार्ल्स ब्रांडलाफ के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव रखवाया कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थान पर हों और 1897 में उन्होंने भारतीय वित्त व्यय संबंधी वेलवी कमीशन के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। कमीशन को अनेक ज्ञापन दिए। उन्होंने दुख प्रकट किया कि भारत के धन को किस प्रकार बुरी तरह खर्च किया जाता है। दादा भाई कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और अपने जीवन काल में 3 बार कांग्रेस के सभापति रहे। सन 1886 में कलकत्ता कांग्रेस में, 1893 में लाहौर कांग्रेस में, फिर 1906 में कलकत्ता कांग्रेस में। कांग्रेस को स्वदेशी और स्वराज के नारे प्रदान किए गए। वो वैधानिक आंदोलन के पक्षपाती थे, इसलिए कांग्रेस को वैधानिक आंदोलन के मार्ग पर आगे बढ़ाया। लेकिन दादा भाई जो नौरोजी थे उनकी जो रचनाएं थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी।
सन 1901 में दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया लंदन में से प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण को विस्तृत और तर्कपूर्ण विवेचन किया। भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय राष्ट्रवाद के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ प्रमाणिक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में भारतीय वित्त की समस्याओं का अध्ययन में दादा भाई ने सांख्यिकी पद्धतियों को लागू किया और निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और एक दृष्टि से उसका यह ग्रंथ राजनीतिक समाजवादी चिंतन में आर्थिक दृष्टिकोण का महाभाष्य माना गया, और सितपुर सन 1876 में उसकी पुस्तक पावर्टी इन इंडिया प्रकाशित हुई। अब देखेंगे दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार। दादा भाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों के सिद्धांतों का निर्माण किया। भारतीय दरिद्रता और गरीबों का सही चित्रण करके उन्होंने जनता की आंखें खोल दी। उन्होंने अकाल, भूखमरी, बीमारी और शोषण आदि का भी बड़ा सजीव वर्णन किया। ब्रिटिश शासकों की अप्राकृतिक आर्थिक नीति को जनता के सामने रखा। दादा भाई ने अपने आर्थिक विचारों के प्रतिपादन अपनी दो प्रसिद्ध रचनाओं किया, जिनके नाम हैं पावर्टी इन इंडिया तथा पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सन 1876 में प्रकाशित पावर्टी इन इंडिया में दादा भाई ने प्रतिपादन किया कि भारत के लोगों की आय बहुत कम है और प्रति व्यक्ति आय केवल 20 रुपये होती है। अंग्रेज जितने धनराशि का माल भारत से बाहर ले जाते हैं, उससे बहुत कम धनराशि का माल भारत से भारत में लाते हैं। भारतीय जनता ने करों के रूप में वसूल की गई आय के मुकाबले भारतीयों की भलाई के कार्यों में बहुत कम धन खर्च किया जाता। अंग्रेजों को सिर्फ भारत का धन यहाँ से ले जाने, बड़े अधिकारियों और सैनिकों को जेब भरने से मतलब है, न कि भारत की गरीबी दूर करने और लोगों को भूखमरी से बचाने के लिए। और अपनी दूसरी रचना जो थी दादा भाई नौरोजी की पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में दो पहलुओं का प्रतिपादन है। भारत की आर्थिक दशा का विश्लेषण, परिस्थितियों का तार्किक विवेचन। आर्थिक दशा का विश्लेषण करते हुए तरह तरह के प्रमाण और आंकड़े देकर यह समझाया गया कि भारत किस तरह से दिन प्रतिदिन अधिक गरीब होता जा रहा है, और राजनीतिक परिस्थितियों का विवेचन करते हुए ये प्रतिपादित किया गया कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन है, जिसमें अंग्रेज सैनिकों और प्रशासकों पर अनाप शनाप खर्च किया जाता। दादा भाई के आर्थिक विचारों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। ब्रिटिश शासन की अप्राकृतिक वित्तीय और आर्थिक नीति। दादा भाई ने ब्रिटिश शासकों की अप्राकृतिक और वित्तीय एवं आर्थिक नीति को खेद प्रकट किया। अंग्रेजों की नीति को अप्राकृतिक इसलिए बताया, देश पर सार्वजनिक ऋण का भारी बोझ लाद रखा था, और ये बोझ वास्तव में विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा थोपा गया राजनीतिक बोझ था, और अंग्रेजों ने भारत के शासन के लिए इंग्लैंड और भारत दोनों ही स्थानों पर एक भारी भरकम प्रशासकीय ढांचे का निर्माण किया। इस ढांचे का व्यय भी भारत में एक भारी आर्थिक बोझ था। देश वैसे अपने प्राकृतिक अधिकारों और जीविका के साधनों से वंचित कर दिए गए। दादा भाई चाहते थे कि देश की आर्थिक समृद्धि के लिए देश के साधनों के इस विनाशकारी निर्गम को रोका जाए। जब इस घातक निर्गम को समुचित रूप से नहीं रोका जाता, तो भारतवासी ने अपने देश में पुनः अपने प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाता, तब इस देश की भौतिक उद्धार की कोई आशा नहीं। भारत से धन का निर्माण। दादा भाई ने भारतीय वित्त की विभिन्न समस्याओं पर सांख्यिकी पद्धति से विचार किया और समस्याओं को मूल कारण जानने के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। अर्थशास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया कि भारतीय अर्थतंत्र भारी आर्थिक निर्गम इकोनॉमिक ड्रेन का शिकार है, और भारत की दरिद्रता की व्याख्या उस समय अंग्रेज अर्थशास्त्रियों ने दूसरे ढंग से की थी। उन्होंने मत प्रकट किया कि भारत में गरीबी अर्थशास्त्र के सामान्य नियमों के आधार पर बढ़ती जा रही है। भारत के ऊपर गरीबी के ऊपर से नहीं थोपा जा रहा था, और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भी इसके लिए उत्तरदायी थी। लेकिन दादा भाई ने इसे लचर तर्क को स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने लिखा कि प्राय जनसंख्या तिरेक का घिसा पिटा तर्क दिया जाता है। वो कहते हैं कि ब्रिटेन द्वारा स्थापित शांति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, किंतु ब्रिटेन द्वारा देश के धन की लूट की जो विनाश हुआ है उसे वो भूल जाते हैं, और भारत का विनाश आर्थिक नियमों
कि निर्दयतापूर्वक कार्य करने के कारण नहीं हो रहा है। उसके विनाश का मुख्य कारण ब्रिटेन की क्रूर और विचार शून्य नीति है। भारत के साधनों का भारत में भी निर्दयतापूर्वक अपव्यय किया जाता है और इसके अतिरिक्त इन साधनों का निर्दयतापूर्वक लूट खसोट कर इंग्लैंड ले जाया जाए। भारत का रक्त चूसा जा रहा है और इस प्रकार आर्थिक नियमों का निर्दयतापूर्वक विकृत किया जा रहा है। वस्तुतः ये सब चीज़ें ही देश के विनाश के लिए उत्तरदायी है। जब दोष स्वयं आपका है तो प्रकृति का दोष देने से क्या लाभ होगा। प्राकृतिक आर्थिक नियमों को पूर्ण रूप से कार्य करने दीजिए तो भारत दूसरा इंग्लैंड बन जाएगा और तब इंग्लैंड को स्वयं आज से कई गुना लाभ होगा। दादा भाई नौरोजी ने आंकड़े देकर सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण भारत में इंग्लैंड जाने वाली भारी धनराशि है। इंग्लैंड प्रतिवर्ष लगभग 3 से 6 करोड़ पाउंड की दर से भारत के साधनों की लूट कर रहा है। उसका कहना था कि सुदूर इंग्लैंड से भारत का शासन बहुत खर्चीला पड़ रहा है और उसके परिणाम स्वरूप देश की बहुत अवनति हुई है। आर्थिक साधनों के निर्गम के कारण देश में पूंजी का संचय नहीं हो पाता और देश की दरिद्रता निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने निर्गम सिद्धांत में विभिन्न मदों को स्पष्ट रूप से गिना है जिनके रूप में देश भारी भरकम रकम का निष्पादन हो रहा था। पहला था ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, युद्ध कार्यालय का भुगतान, भारत में ब्रिटिश सेना का खर्च, भारत सरकार के इंग्लैंड में खर्चे और भारत में स्थित ब्रिटिश व्यावसायिक वर्गों द्वारा अपनी कमाई से स्वदेश भेजी गई रकमें। चूंकि इस निर्गम के कारण भारत में पूंजी का संचय नहीं हो पाता, इसलिए जिस धन का अंग्रेज लोग यहाँ से खसोट कर ले जाते हैं उस पूंजी के रूप में भारत में वापस ले आते हैं। व्यापार प्रमुख उद्योगों पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लेते हैं, उनके द्वारा वो भारत को अधिक शोषण करते हैं और अधिक धन देश से बाहर ले जाते हैं। अंत में सरकार तौर पर धन का निर्गम ही सारी बुराइयों की जड़ है। और आर्थिक निगम के साथ साथ दादा भाई ने नैतिक निर्गम के बारे में विचार किया। उन्होंने भारत के नैतिक हांस के प्रति दुख प्रकट करते हुए आर्थिक विषमता को बुद्धि और अनुभव की क्षीणता से संबंधित माना और अंग्रेजों द्वारा भारत में शासन के सभी विभागों में उच्च पदों पर आसीन रहने के कारण भारतीयों में हीनता की भावनाओं का संचार होना स्वाभाविक था। नौरोजी के अनुसार यूरोपवासी भारत की सेवा में नियुक्त होकर एक और धन अर्जित करने का कार्य प्रारंभ करते, दूसरे अनुभव और बुद्धि का भी अर्जन करते थे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात वो धन और अनुभव दोनों ही अपने साथ लेकर स्वदेश लौट जाते। इस प्रकार भारत को आर्थिक और नैतिक दोनों प्रकार की संपत्ति से रहित होना पड़ता था और इसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य में बुद्धि तथा अनुभव से युक्त वयोवृद्ध व्यक्ति मिलने कठिन हो गए और देश को मार्ग दिखाने वालों की कमी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार का जो नैतिक निर्गम भारत में पहले कभी नहीं हुआ। आक्रमक या तो भारत को लूट कर चले गए या फिर स्थायी रूप से भारत में बस गए। इस दशा में उत्पादन का समूचा और राजनीतिक प्रशासनिक अनुभवों की धरोहर सब भारत में रहती थी, लेकिन अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति भारत के रक्त को भी चूसे जा रही थी और भारत का राष्ट्रीय ऋण दिन रात बढ़ रहा था। दादा भाई ने कहा कि अंग्रेजों की भारत के आर्थिक शोषण की जो नीति है वो भारत को एक दिन निष्प्राण बना देगी और अंग्रेजों को इन्होंने दृष्टि से भारत की सबसे बुरी विदेशी कहा। भारत का धन इंग्लैंड में इकट्ठा होता जा रहा था और ये सतत प्रवाहित शोषण की धारा भारत के आर्थिक विनाश की सूचक थी। दादा भाई ने ब्रिटिश शासन से मांग की कि भारत और इंग्लैंड के बीच वित्तीय साधनों का समुचित जांच पड़ताल की जानी चाहिए, उन्हें नैतिक और न्यायपूर्ण आधार पर रखा जाना चाहिए। सुझाव दिया कि भारत के राजस्व पर भारित अनेक मदों का व्यय इंग्लैंड के कोष से दिया जाना चाहिए, जैसे कि इंडिया ऑफिस का व्यय, भारत में रखी जाने वाली अंग्रेजी सेनाओं की व्यय। उन्होंने ये भी मांग की कि प्रशासन के उच्चतर पदों पर भारतीयों को भी नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड से अपने आदमी चुन करके भेजे जाने से न केवल भारत का आर्थिक पतन होता है, उन भारतीयों का नैतिक हांस भी होता है।
दादाभाई ने भारत के साधनों का विकास करने के लिए इंग्लैंड की पूंजी का स्वागत किया, लेकिन स्पष्टतः ये भी कहा गया कि इस पूंजी का उद्देश्य भारत का शोषण करना नहीं वरन विकास करना होना चाहिए। और निस्संदेह रूप से दादाभाई ने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया और भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों के सिद्धांतों के आधार पर द थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का प्रतिपादन भी किया गया। धन्यवाद।